जाति भेद का जो पांचवा कारण बाबा साहब मानते हैं वो है जिस नस्ली शुद्धता का अस्तित्व ही नहीं है, जाति उसे नहीं बनाए रख सकती। इसके बाबा साहब ने 8 कारण दिए हैं। कौन कौन से 8 कारण हैं? पहला कारण उसमें है, कुछ लोगों ने जाति व्यवस्था का बचाव करने के इरादे से एक जीव वैज्ञानिक गड्ढा खोद रखा है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य वंश की विशुद्धि और रक्त की पवित्रता को कायम रखना है। यानी वंश को विशुद्धि, वंश की शुद्धिकरण और रक्त के शुद्धिकरण को कायम रखने के लिए जाति व्यवस्था रखी गई है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अमिश्रित रक्त के लोग कहीं नहीं पाए जाते। यानी कहीं भी अमिश्रित, यानी सभी मिश्रित हैं, अमिश्रित रक्त के लोग कहीं नहीं पाए जाते हैं। और दुनिया के सभी हिस्सों में सभी नस्लों का अंतर मिश्रण हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि अमिश्रित लोग कहीं नहीं है, सभी मिश्रित हैं। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं अंतरजातीय मिश्रण हुआ है, इनका अंतरजातीय मिश्रण हुआ है, सिर्फ अमिश्रित कहीं नहीं पाए जाते हैं। भारत पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। भारत पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। क्यों? कि भारत में कई बाहरी ताकतों ने शासन किया है और उन्होंने यहाँ पर बिना औरतों के भी आए हैं और शासन सत्ता पर रहकर उन पर कब्जा किया है। बाबा साहब शायद इस तरफ इंगित कर रहे हैं। आगे कहते हैं, कृषि D.R. भंडारकर ने फॉरेन एलिमेंट इन द हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू लोगों में विदेशी तत्व पर अपने आलेख में कहा है कि भारत में ऐसा कोई वर्गीय जाति नहीं है जिसमें विजातीय अंश ना हो। बहुत बड़ी बात। ये किसने कहा है? श्री D.R. भंडारकर ने। कौन सी किताब उन्होंने? फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन। इसका मतलब हुआ हिंदू लोगों में विदेशी तत्व। विदेशी तत्व क्यों आ गए? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया, भारत पर विजय हासिल की, तो यहाँ की धन संपत्ति और औरतों आदमियों पर भी कब्जा किया। उन औरतों से उन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए। ऐसा देखा गया है, माना जाता है, और फॉरेन राइटर्स की बुकों में इसका स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। उसी के आधार पर, या D.R. भंडारकर का क्या आधार है वो क्या, उन्होंने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन में उन्होंने लिखा है कि भारत में ऐसा कोई वर्गीय जाति नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें विजातीय अंश ना हो। यानी शुद्धिकरण नहीं है, सब विजातीय अंश उनमें है। यहाँ तक लड़ाकू समुदायों, राजपूतों और मराठों में भी ब्राह्मणों में भी जिन्हें यह सुखद भ्रम है कि वो विदेशी तत्व से मुक्त हैं, विदेशी रक्त का मिश्रण हुआ है। बहुत बड़ी बात। कहते हैं लड़ाकू समुदाय कौन माने जाते थे? राजपूत और मराठा, उनमें भी और ब्राह्मणों में भी जिन्हें ये सुखद भ्रम है, जिन्हें ये विश्वास है, भ्रम है, पाले है कि वो विदेशी तत्व से मुक्त है, विदेशी रक्त का, उनमें भी विदेशी रक्त का मिश्रण हुआ है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जाति व्यवस्था का विकास जातियों के अंतर मित्रों को रोकने या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है। अब इसका दूसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं, वो कहते हैं, तथ्य की बात यह है कि जाति व्यवस्था का जन्म विभिन्न जातियों के रक्त और संस्कृति का सम्मिश्रण संपन्न हो जाने से बहुत बाद हुआ है। यानी तथ्य की बात यह है कि जाति व्यवस्था का जन्म
विभिन्न जातियों के रक्त और संस्कृत का सम्मिश्रण संपन्न हो जाने के बहुत बाद हुआ। यानी जाति व्यवस्था बाद में हुई है, रक्त का सम्मिश्रण तो पहले ही हो गया है। यह मानकर चलना कि जाति के भेद वास्तव में नस्ल के भेद हैं। विभिन्न जातियों के साथ इस तरह व्यवहार करना मानो वे विभिन्न नस्लों के लोग हैं, तथ्यों का बहुत ही गंभीर विकृति करना है। अब बाबा साहब आगे उदाहरण देते हैं, कहते हैं पंजाब के ब्राह्मण और मद्रास के ब्राह्मण के बीच न असली समानता क्या है। पंजाब के ब्राह्मणों में और मद्रास के ब्राह्मणों के बीच में न असली समानता क्या है। उसी तरह बंगाल के अस्पृश्य और मद्रास के अस्पृश्यों के बीच नस्ली समानता है क्या। नस्ली समानता क्या है। आगे कहते हैं पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के अस्पृश्य के बीच नस्ली भिन्नता क्या है। पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के अस्पृश्य के बीच नस्ली भिन्नता क्या है। प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्या नस्ली भिन्नता है। उसी तरह आगे कहते हैं मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के परिया, वहाँ की निम्न जाति मानी जाने वाली परिया निम्न जाति मानी जाती है, के बीच नस्ली भिन्नता क्या है। प्रश्न चिन्ह यहाँ भी लगाते हैं बाबा साहब, क्या इनके बीच में नस्ली भिन्नता है। नस्ल की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार वस्तुतः एक ही नस्ल के हैं। क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात। नस्ल की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार वस्तुतः एक ही नस्ल के हैं, और मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के चमार भी एक ही नस्ल के हैं। दो चीज़ें, पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार एक ही नस्ल के हैं। इसी तरह कहते हैं मद्रास का ब्राह्मण और मद्रास का चमार एक ही नस्ल के हैं। अब इसमें जो तीसरा बिंदु बाबा साहब तीसरा कारण बताते हैं नस्ली भेद का, वो है कि जाति व्यवस्था नस्लों का विभाजन नहीं करती। बाबा साहब कहते हैं जाति व्यवस्था जो है वो नस्लों का विभाजन नहीं करती है। जाति व्यवस्था एक ही नस्ल के लोगों के बीच सामाजिक विभाजन है। बहुत बड़ी बात, जाति व्यवस्था नस्लों का विभाजन नहीं करती है। जाति व्यवस्था एक ही नस्ल के लोगों के बीच सामाजिक विभाजन करती है। यह मान भी लें कि यह विभाजन नस्लीय है, तो यदि भारत में विभिन्न जातियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवाहों के द्वारा नस्ल और रक्त का अंतर मिश्रण होने दिया गया होता तो इससे क्या नुकसान हो सकता था। एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया बाबा साहब ने। कहते हैं ये मान भी लें कि यह विभाजन नस्ली है, तो यदि भारत में विभिन्न जातियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवाहों के द्वारा नस्ल और रक्त का अंतर मिश्रण होने दिया गया होता तो इससे क्या नुकसान हो सकता था। अब आगे बताते हैं कि मनुष्य और पशुओं में इतनी गहरी भिन्नताएं हैं कि विज्ञान की नज़र में मनुष्य और पशु दो अलग अलग प्रजातियां हैं। मनुष्य और पशु दो अलग अलग प्रजातियां हैं, ये तो सबको दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो वैज्ञानिक नस्ली शुद्धता में विश्वास करते हैं वह भी ये दावा नहीं करते कि विभिन्न नस्लें मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियां हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा साहब कि जो वैज्ञानिक नस्ली शुद्धता में विश्वास करते हैं वो भी ये दावा नहीं करते कि विभिन्न नस्लें मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियां हैं। यानी जो विभिन्न नस्लें हैं वही मनुष्यों की जातियां हैं। वे एक ही प्रजाति के विभिन्न नमूने हैं। वो कहते हैं एक ही प्रजाति के विभिन्न नमूने हैं, इसलिए वो एक दूसरे से यौन संबंध बना सकते हैं। यानी एक ही जाति के विभिन्न नमूने हैं, इसलिए वो एक दूसरे से यौन संबंध बना सकते हैं और ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं जिससे खुद बच्चा पैदा करने की क्षमता हो और जो अनवर ना हो, जो इसके अयोग्य ना हो, वो खुद बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब इसका जो चौथा कारण बाबा साहब ने दिया है वो लिखते हैं, बताते हैं जाति व्यवस्था के बचाव में वंशानुक्रम
और प्रजनन विज्ञान को लेकर तमाम तरह की वाहियात बातें की जाती हैं। क्या क्या की जाती हैं उनको भी वो बता रहे हैं। यदि जात व्यवस्था का गठन सुप्रजनन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार हुआ होता तो शायद ही इस पर किसी को ऐतराज होता, क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच विवेक संगत युग्मतः दो शब्दों का समूह जो एक साथ उपयोग किए जाते हैं और पूर्ण अर्थ दर्शाते हैं, जैसे दिन रात, ऊंच नीच आदि, से यदि नस्ल का सुधार होता हो तो शायद ही इस पर किसी को ऐतराज हो। लेकिन किसी की भी समझ में ये बात नहीं आ सकती कि जाति व्यवस्था इस विवेक संगत युग्मिता का प्रबंध कैसे कर सकती है। जाति व्यवस्था एक नकारात्मक चीज़ है। यह सिर्फ विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे से विवाह करने पर रोकती है। किसी खास जाति के किन दो व्यक्तियों को परस्पर विवाह करना चाहिए, यह चयन करने का जाति कोई सकारात्मक तरीका नहीं है। बड़ी बात, किसी खास जाति के किन्हीं दो व्यक्तियों में आपस में विवाह करने में, चयन करने में जाति कोई सकारात्मक तरीका नहीं है। कोई किसी जाति से कर सकता है। इसका 5वां कारण जो बताते हैं बाबा साहब, वो है अगर जाति व्यवस्था का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से होता तब उपजातियों का उद्गम भी सुप्रजनन विज्ञान से होना चाहिए। बड़ी बात, समझने की बात है। अगर जाति व्यवस्था का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से होता तब उपजातियों का उद्गम भी सुप्रजनन विज्ञान से होना चाहिए। लेकिन क्या कोई भी आदमी गंभीरता के साथ यह दावा आकर कर सकता है, यह दावा कर सका है कि आप उपजातियों के उद्गम की व्याख्या सुप्रजनन विज्ञान से की जा सकती है? और कहते हैं क्या कोई भी आदमी गंभीरता के साथ ये दावा आकर कर सका है कि उपजातियों के उद्गम की व्याख्या सुप्रजनन विज्ञान से की जा सकती है? मेरे विचार में ऐसे किसी प्रतिपादन के पक्ष में तर्क करना मूर्खतापूर्ण है और इसकी वजह बहुत ही स्पष्ट है। वजह क्या स्पष्ट है वो भी बता रहे हैं। यदि जाति का अर्थ नस्ल है, तब उपजातियों का अर्थ नस्ल में फर्क नहीं हो सकता। तब उपजातियों का अर्थ नस्ल में फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि उपजातियां अपनी परिभाषा से ही एक ही नस्ल की उपविभाजन है। परिणाम स्वरूप उपजातियों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते की मनाही नस्ल या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात। कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उपजातियों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते की मनाही नस्ल या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए नहीं हो सकती है। यदि उपजातियों के उद्गम का संबंध प्रजनन विज्ञान से नहीं है तो इस दावे में कोई सार भी नहीं हो सकता कि जातियों का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से है। बाबा साहब इसका 6ठा कारण और लिखते हैं, बताते हैं, पुनः यदि जात का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से है तो अंतरजाति विवाह पर प्रतिबंध को समझा जा सकता है। लेकिन जातियों और उपजातियों के बीच अंतर्भोज पर रोक लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ये बात समझने की है आप लोगों को। यदि जाति का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से है तो अंतरजाति विवाह पर प्रतिबंध को समझा जा सकता है। लेकिन जातियों और उपजातियों के बीच अंतरजाति भोज पर रोक लगाने का उद्देश्य क्या है? यानी भोज तो हो ही सकता है, एक साथ बैठकर
भोजन करने से रक्त अशुद्ध नहीं हो सकता। बड़ी साफ बात कहते हैं, एक साथ बैठकर भोजन करने से रक्त अशुद्ध नहीं हो सकता और इसलिए इससे नस्ल में सुधार या हास्र नहीं हो सकता, एक साथ सह भोजन से अंतर जाति भोज करने से। अब इसका नस्ली भेद का जो 7वां कारण बाबा साहब बताते हैं उसको समझने की कोशिश करें। ये ऐसा होता है कि जाति का कोई वैज्ञानिक उद्गम नहीं है और जो इसे सुप्रजनन विज्ञान पर आधारित सिर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस निहायत अवैज्ञानिक चीज का समर्थन विज्ञान के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जब तक हमें वंशानुगता जब तक हमें वंशानुगता के बारे में निश्चित जानकारी ना हो जाए, सुप्रजनन विज्ञान एक व्यवहारिक संभावना नहीं बन सकता। अब यहाँ पे एक प्रोफेसर का क्या कह रहा है उसका उल्लेख किया है बाबा साहब ने। प्रोफेसर बेटिसन ने अपनी पुस्तक मेडलस प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडेट में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? उच्चतर मानसिक क्षमताओं के अवतरण में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुझाता हो कि उनका संक्रमण किसी एक ही प्रणाली से हुआ हो। यह संभावना ज़्यादा है कि वो क्षमताएं और शारीरिक शक्तियां जिनका विकास ज़्यादा स्पष्ट दिखता है किसी एक जातिगत तत्व के बजाय बहुत सारे कारकों से पैदा हुई हों। ये तर्क देना कि जाति व्यवस्था उद्गम सुप्रजनन विज्ञान में था, वर्तमान हिंदुओं के पूर्वजों को वंशानुक्रम के बारे में उस ज्ञान का स्वामी बताता है जिससे आधुनिक वैज्ञानिक भी वंचित है। यानी उस परंपरा को बता रहे हैं जिससे आधुनिक वैज्ञानिक भी अभी वंचित है। अब इसका नस्ली भेद का 8वां कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो समझने की विशेष ज़रूरत है। वृक्ष का मूल्यांकन उसके फल से किया जाना चाहिए। यदि जाति का संबंध सुप्रजनन विज्ञान से है तो इसे मनुष्यों की कैसी नस्ल पैदा करनी चाहिए थी। शारीरिक तौर पर हिंदू तीसरे दर्जे के लोग हैं। वे पिग्मी औसत कद, पिग्मी का मतलब होता है औसत कद, और बौने आकार में अविकसित और शक्तिहीन नस्ल के हैं। भारत के लोग कौन कैसे तीसरे नस्ल के हैं? जो पिग्मी और बौनी नस्ल है, बौनी आकार के व अविकसित व शक्तिहीन नस्ल के हैं। यह एक ऐसी नस्ल है जिसके 9/10 9/9/10 हिस्से को सैनिक सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी भारत के लोग 9/10 9/10 भाग को अयोग्य, सैनिक सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी इतने शक्तिहीन है। यह दिखाता है कि जाति व्यवस्था का आधार आधुनिक वैज्ञानिकों का सुप्रजनन शास्त्र नहीं है। यहाँ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदुओं के एक विकृत हिस्से के जिनकी सामाजिक स्थिति इतनी ऊंची थी कि वह इसकी शुरुआत कर सके और जिसके पास इसे अपने से नीची स्थिति के लोगों पर आरोपित करने की शक्ति थी, अहंकार और स्वार्थपरता की अभिव्यक्ति करती है। तो साथियों, बाबा साहब ने ये 8 कारण स्पष्ट किए हैं, बताए हैं, उनको आपको अच्छे ढंग से बताने का, समझाने का प्रयास किया है। नस्ली भेद, इसमें उन्होंने सारी चीज़ें, पशुओं का, वृक्षों का, भारतीयों का सभी उल्लेख दिया है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।